हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक लापरवाही का नमूना है जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। टॉपिक ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि मैं दिसंबर के 1 तारीख से लेकर शायद 10 तारीख तक छुट्टी पे रहूँगा और बीच में शायद एक आधा दिन हमारा कैंप है 6 दिसंबर को, फाइब्रोस्कैन कैंप, लीवर चेकअप कैंप। उस दिन हो सकता है मैं आऊँ, लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन कैंप जरूर लगेगा, ये कंफर्म है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं ब्रेन स्ट्रोक के ऊपर। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ब्रेन स्ट्रोक में शुरू के 4.5 घंटे क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं और क्या लापरवाही हो रही है हमारे डॉक्टर्स की तरफ से, जिसकी वजह से लोग पेशेंट भुगतते हैं जिंदगी भर। पहले बता दूं ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब हिंदी में पैरालिसिस, फालिज। ये स्ट्रोक का मतलब ब्रेन में दो तरह की ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। मोटा मोटा एक आम आदमी के लिए कि दिमाग की नस फट गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, एक तो ये। दूसरा, ब्रेन की नस में क्लॉट फंस गया, खून का थक्का जमा हो गया और उसने ब्रेन के एक हिस्से को डैमेज कर दिया, इससे पैरालिसिस हो गया। ज्यादातर केसेस में ब्रेन में क्लॉट ही जमता है, 80% में यही कारण होता है। हेमरेज कम होता है। हेमरेज जनरली उन लोगों में होता है जिनके बीपी बहुत हाई रहते हैं, तो बीपी इतना हाई हुआ कि नस फट गई, या फिर किन्हीं को दिमाग में कुछ ऐसी सूजन थी जो फट गया, कोई ट्यूमर था इस तरह का, फट गया, सब एक्रेनाइड जिसको बोलते हैं हम एन्यूरिज्म होते हैं, तो वो फट गए, तो उसकी वजह से। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन क्लॉट की, क्योंकि क्लॉटिंग का ही ये टॉपिक है और यहाँ पे जो एक लापरवाही हो रही है उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है और लोगों की जो डिसेबिलिटी है, जो पैरालिसिस है, वो जिंदगी भर ठीक नहीं हो पाती है। पहले बता दूं कि स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, स्ट्रोक के सिम्टम्स जनरली ऐसे होते हैं कि आप पेशेंट बैठा हुआ है, अचानक उसका एक हाथ पैर काम करना बंद कर दिया, वीकनेस आ गई। जरूरी नहीं एक हाथ पैर में है, एक सिंगल हाथ में भी आ सकती है। बैठे बैठे उसको सुनपन लग रहा है एक हाथ पैर में, नंब लग रहा है, बोलने में दिक्कत लग रही है, समझ पा रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, या फिर समझ भी नहीं पा रहा है, कंफ्यूज है, एक साइड का मुंह टेढ़ा हो गया है, चक्कर आ रहे हैं, दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही है, एक के दो दिखाई दे रहे हैं, बेहोशी छा रही है, होश में नहीं है, तो ये सारे सिम्टम ब्रेन क्लॉटिंग के हो सकते हैं। लेकिन क्यों टॉपिक इंपॉर्टेंट है मालूम है? क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट आया, उसके साथ ऐसे ही कुछ हुआ और उसको जो लापरवाही हुई जिसकी वजह से आज वो बोल नहीं पा रहा है ठीक से, और उसको 6 महीने हो गए वो बोल नहीं पा रहा है। तो चलिए बताता हूँ कि ये कौन सी प्रॉब्लम है और कैसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं ये टॉपिक जो बना रहा हूँ ना, ये डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जूनियर डॉक्टर्स के लिए। और सीनियर को तो मैं कुछ कह नहीं सकता जो मेरे से सीनियर है, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पास आउट हो रहे हैं तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि आपकी छोटी सी लापरवाही से कितने लोगों की जान जा सकती है, कितने लोगों की डिसेबिलिटी ज़िंदगी भर रह सकती है, कितने लोग बेड पे रह सकते हैं। चलिए कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मैं गया अभी आज बैंड बजाने जा रहा हूँ और ये बैंड कस के बजेगा आज। हाँ, वैसे भी शादियों का मौसम है, तो चलिए मैं आता हूँ अपनी बैंड की बारात लेके। आप बने रहिए, कहीं मत जाइए। ब्रेन स्ट्रोक हो गया, पेशेंट के अटेंडेंट को, रिलेटिव को या पेशेंट को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ हो रही है, वो हॉस्पिटल पहुंच गया। ठीक है, शुरू के जैसे सिम्टम आए वो आधे पौने घंटे में हॉस्पिटल पहुंच गया। प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होती है। अब वो कैसे हॉस्पिटल में पहुंचा? वो बगल में एक हॉस्पिटल था, 40 बेड का, 50 बेड का, 60 बेड का, 70 बेड का। वो कोई टर्शरी लेवल का हॉस्पिटल नहीं था, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, लेकिन था, ठीक ठाक सा हॉस्पिटल था। वहाँ पहुँचे, डॉक्टर साहब, जूनियर डॉक्टर ने देखा, तो उसने देखने में भी आधा पौना घंटा इनको लग जाता। आजकल के जो हालात हैं, है ना, पहले कैजुअल्टी में जाएगा, फिर वार्ड में जाएगा, फिर उसने अपने सीनियर को फ़ोन किया, कंसल्टेंट को, जो एमडी मेडिसिन होंगे। फिर उसने बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ। घंटे 2 घंटे में वो देखने आया। फिर उसने कहा इसका सीटी स्कैन, एमआरआई कराओ, जो भी कराना है। फिर पेशेंट अगर इन हाउस सीटी स्कैन एमआरआई है तो वहाँ हो गया, नहीं तो फिर बाहर भेजना पड़ा उसको। फिर करा तो दिया, फिर रिपोर्ट शाम को आई 6 बजे, पेशेंट एडमिट हुआ सुबह 9-10 बजे।
6 बजे पता चला कि ब्रेन में क्लॉटिंग है, फिर वो उनके न्यूरोलॉजिस्ट रात को 11 बजे देखने आए। कुल मिला के आपने पूरा दिन वेस्ट कर दिया। यहाँ पे ही सारी कहानी है, क्योंकि ब्रेन की क्लॉटिंग को खोलने का एक इंजेक्शन होता है, ठीक है, रेटिप्लेस नाम से भी आता है, दूसरे मॉलिक्यूल भी आते हैं, थोड़े महंगा है, 25-30 हज़ार का होता है, लेकिन पहले अवेलेबल नहीं था। लेकिन आपने वेस्ट कर दिया सारा टाइम। क्यों किया वेस्ट? एक तो इग्नोरेंस, पता ही नहीं है जी। दूसरा, पता है लेकिन इसको बोलते हैं लापरवाही, कि ठीक है ऐसा एटीट्यूड ही है, रिपोर्ट ही नहीं आई, क्या करें, फलाना है ढिमका। ये जो शुरू के 4.5 घंटे 5 घंटे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी में ये इंजेक्शन दिया जा सकता है, उस क्लोट को खोला जा सकता है और पेशेंट की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। क्योंकि अगर हम ये इंजेक्शन नहीं देते तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं बाद में, कि हमने ब्लड थिनर दे दिया जी, हिपेरिन का इंजेक्शन दे दिया, हमने एस्प्रिन भी दे दी, हमने क्लोप्टोग्रिल भी दे दी, हमने स्टैटिन भी दे दी। वो सब एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, मेन ट्रीटमेंट तो आपने छोड़ दिया क्योंकि आपके पास सुविधा नहीं थी, आप या फिर आपका एटीट्यूड ऐसा था डॉक्टर्स का। देखो, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी कहानी क्या होती है कि सीटी स्कैन एमआरआई तो हो गया, रो पिट के जैसे भी हुआ, उसकी रिपोर्टिंग की प्रॉब्लम है जी। वो रिपोर्ट तो अब शाम को होगी, जिससे पहले तो मिलती नहीं है जी। क्यों नहीं मिलती? आपके पास फिल्म है, आप फिल्म अपने कंसल्टेंट को फ़ोन पे भेज देते। अगर आपका कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट वहाँ पे नहीं था, आप उससे पूछ लेते। आपने नहीं पूछा, आपने सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया न्यूरोलॉजिस्ट को। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ 2 चीज़ें, कि एक तो वहाँ के डॉक्टर को पता ही नहीं है कि ये सब कहानियाँ जरूरी हैं, या पता है तो बस चल रहा भगवान भरोसे। पेशेंट को पता नहीं होता कि ये सब जरूरी है। पेशेंट को बाद में अगर पता भी चलता है तो फिर क्या बोलते हैं, अरे नहीं, हमने शुरू कर दिया जो जरूरी ट्रीटमेंट था, आपको नहीं दे सकते थे, ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसा था वैसा था। तो ये कहानियाँ पेशेंट को सुनाई जाती हैं बाद में। लेकिन वो जो उसकी पैरालिसिस हुई थी, जो पावर उसकी 0 पावर थी या ग्रेड 1 पावर थी हाथ पैर में, वो रिवर्स हो सकती थी उस इंजेक्शन को देने से, अगर वो शुरू के 4.5-5 घंटे में दे दिया जाता तो। अब घंटा तो पेशेंट का अटेंडेंट को जाने में लग जाता, हॉस्पिटल में पहुंचने में, ठीक है, 15-20 मिनट आपने देखने में लगा दिए। ये मैं कह रहा हूं कि अगर ये, अब गलती यहाँ पे कंसल्टेंट की भी है, क्योंकि वो इतना एक्टिव नहीं था, उसके बाद इतनी काम थे कि वो भी बस अपना बोल के चला गया, सीटी स्कैन एमआरआई करा। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन हाउस न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, इन हाउस न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है, इन हाउस एमआरआई सीटी स्कैन नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पेशेंट को ऐसी जगह पे लेके जाएं जहां पे इन हाउस ये सब चीजें हों, या फिर आपका डॉक्टर इतना एक्टिव हो जो फटाफट सारे काम करा दे, है ना। एफर्ट्स लेने पड़ते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा, आपको बहुत एक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि रिपोर्टिंग में कितना टाइम लगता है, फलाना है, ये है, वो है। सर, हम पेशेंट को लिख के भेजते हैं अर्जेंट चाहिए रिपोर्ट, आप वर्बली बता दो रिपोर्ट, आप मत दो रिपोर्ट। आप वर्बली तो बता सकते हो ना कि इसमें क्लॉटिंग है या हेमरेज है, इतना तो बता सकते हो। तो कुल मिला के ये सब चीजें, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे पेशेंट को हमेशा, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ऐसे जगह लेके जाएं जहां इन हाउस न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हो, न्यूरोलॉजिस्ट वहां पे अवेलेबल हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जगह 50-60 बेड के हॉस्पिटल में इंजेक्शन नहीं दिया जाता, दिया जाता है, लेकिन बड़े चंद जगहें हैं जहां पे टाइम पे दिया जाता है। देने को फिर क्या है, फिर 8 घंटे बाद भी दे देते हैं बेवकूफ बना के, 10 घंटे बाद भी दे देंगे बेवकूफ बना के, फिर उसका फायदा नहीं है। साइड इफेक्ट भले ही हो जाए इफेक्ट, और ये बात ठीक है कि कुछ पेशेंट को नहीं भी दिया जाना चाहिए, कुछ पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट में दिया जाता है। और शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग था वो 70 मिनट चक द इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 270 मिनट। ये 270 मिनट पेशेंट की ज़िंदगी के लिए बहुत ही कीमती थे, जो कि आपने गवा दी है सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से। और या फिर क्या होता है कि पेशेंट को रिफर नहीं करना चाहते थे, भाई भेज देते बड़े हॉस्पिटल में फटाफट कि भाई इसको यहाँ है, हमारे यहाँ ये ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे यहाँ सीटी नहीं है, एमआरआई नहीं है, आप इसको फटाफट ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ पे सारा ट्रीटमेंट तुरंत हो जाए। लेकिन आप रिफर नहीं करेंगे, क्यों? मुर्गा चला ना जाएगा, हाँ पैसा चला जाएगा, इससे तो बिल बनना है 2-3 लाख का, इसको हम भेज देंगे। तो अब पेशेंट को पता नहीं चलता, फिर वो धीरे धीरे रिकवरी होती है। जो रिकवरी एक दिन में होनी चाहिए थी और पूरी रिकवरी होनी चाहिए थी, फिर वो धीरे धीरे होती है और पूरी नहीं होती है, 15-20-25% रह जाती है, 50% रह जाती है। जो पेशेंट
चलना चाहिए था वो सिर्फ अब चल पा रहा है, भागना चाहिए था वो भाग नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, अब स्टिक लेके चल रहा है, अब वो सहारा लेके चल रहा है। जो पूरी तरह से बोलना चाहिए था वो आधा टूटा फूटा बोल पा रहा है। अब स्पीच थेरेपी चल रही है, फलाना चल रही है, फिजियोथेरेपी चल रही है। तो अगर एडवांस ट्रीटमेंट देखो अगर आ चुके हैं तो उसका फायदा उठाना चाहिए ना। हार्ट अटैक के पेशेंट में हम फटाफट रेफर कर देते हैं कि भाई जाओ एंजियोप्लास्टी कराना है, जो भी कराना है, इसकी एंजियोग्राफी तुरंत कराओ। पहले हालांकि हम इंजेक्शन देते थे स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, ब्लड वेसल को खोलने का, अब वो नहीं देते हैं क्योंकि जब से एडवांस ट्रीटमेंट आए हैं तो हम लोगों ने उसको फॉलो किया। यहाँ पे भी ये एडवांस ट्रीटमेंट है लेकिन फॉलो नहीं हो पा रहा है ढंग से। रीजन यही है, रीजन ये है कि फैसिलिटीज़ होती नहीं है, पेशेंट को रिफ़र किया नहीं जाता, डॉक्टर एक्टिव नहीं है। कहाँ से एक्टिव होंगे? रात की ड्यूटी कहीं कर रहे हैं, दिन में कहीं कर रहे हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। और कुछ तो वैसे ही फर्जी आतंकवादी निकल आते हैं, उनका मैं क्या करूं। तो कुल मिला के मेडिकल में जो ये हम कर रहे हैं ना गड़बड़ियाँ, ये भी किसी आतंकवाद से कम नहीं है। मरीजों की जान से हम जो खेल लेते हैं, है ना। तो भैया तुम लोग ऐसा काम मत करो, पेशेंट की जिंदगियों से मत खेलो, उसको या तो रिफर कर दो या कुछ कर लो। ना करेंगे। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मतलब लेटे हुए हैं अपने रूम में, लेटे हुए हैं, बस सीटी स्कैन MRI लिख के चले गए, लेट गए जाके। क्यों? वो रात की ड्यूटी करके आया हुआ है, सोया था, उसको सोने को नहीं मिला, अब वो दिन में सोएगा, राउंड दिलवा के वो फिर लेट जाएगा, डॉक्टर आ गया ड्यूटी पे फिर चला जाएगा। लेकिन वो दिमाग जो एक्टिव होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, वो नहीं होता है। रीज़न ये है। तो सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल। मेरा गाना सुनने के बाद अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, वैसे उसके बाद तो आपको याद ही नहीं रहेगा हाँ किसने गाना गाया था। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टरों जरा सुधर जाओ, कुछ कर लो, नहीं तो भगवान रबर आखा ही है बस। फिर बाय।